नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ। चारों मेहमान आ चुके हैं स्टूडियो में, आपकी मुलाकात करा दूं। आरती टीकू सिंह जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत आरती जी आपका। अवधेश कुमार जी आ चुके हैं प्रोग्राम में, स्वागत अवधेश जी आपका भी। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, सर बहुत स्वागत आपका। समीर चौंगावकर साहब स्टूडियो में, बहुत स्वागत आपका भी। आज AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी अपने गढ़, अपने घर हैदराबाद में एक बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं वक्फ कानून के खिलाफ। और इसमें उनको दक्षिण भारत में, खासतौर पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जितने मुसलमान और मुस्लिम संगठन हैं, उनका बड़ा समर्थन मिल रहा है। इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर जो हैं वो भी इसमें शिरकत करेंगे। खुद ओवैसी साहब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं, लेकिन होस्ट होंगे वो आज के इस प्रदर्शन के। और यहाँ से एक आपको एक लीक दिखाई देगी कि ये प्रदर्शन किस ओर बढ़ रहा है, इसमें तेजी आ रही है क्या। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वक्फ का मामला जाने के बाद अगर ये लग रहा था कि शायद अब ये विरोध जो है कुछ धीमा पड़ जाएगा, अदालत की ओर सब लोग रुख करेंगे, अभी तक तो इसके संकेत नहीं मिले हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आज यहां प्रदर्शन है हैदराबाद में, इसके बाद कुछ दिनों के बाद दिल्ली के अंदर एक बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी है, तालकटोरा स्टेडियम भरने की तैयारी है। आज इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष सैफुल्लाह रहमानी वो भी इसमें शामिल होने वाले हैं। और इसके अलावा खास तौर पर जैसा मैंने कहा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर इसके अंदर होंगे। ओवैसी साहब से हमारे सहयोगी शोएब रजा ने एक इंटरव्यू भी किया है, बातचीत भी की है, उसका कुछ हिस्सा मैं अभी आपको दिखाऊंगा। मोटे तौर पर पुरानी बातें वो रिपीट कर रहे हैं। ये काला कानून है, हमारी जमीन जायदादें छीनने की कोशिश सरकार कर रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी वो बोले। अभी बोहरा समुदाय के लोगों से प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर मुलाकात की थी, उस पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी पर भरोसा नहीं कर सकते, ये देश के मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, ये कहकर कि ये तो हम तुम्हारे भले के लिए लेकर के आए हैं कानून, जबकि नजर उनकी हमारी जमीनों पर है। असदुद्दीन ओवैसी की हम लोग बात करेंगे। इसके साथ साथ खबर इससे बिल्कुल अलग है, लेकिन आपको उसके बारे में भी सोचना चाहिए। अगर तस्वीरें हैं तो वो दिखा दीजिएगा। मुंबई में एक जैन मंदिर, बहुत पुराना मंदिर, 30 साल कम से कम उसको बने हुए हो गए थे, विले पार्ले में, वो जैन मंदिर तोड़ा गया। BMC के साथ विवाद था। BMC को मानना था कि वहाँ पर जो है अनधिकृत अवैध निर्माण हुआ है, वो मंदिर तोड़ दिया गया। क्या किया जैन समाज के लोगों ने? किसी ने पत्थर चलाए, कुछ किया हो। जैन समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये तरीका होता है एक लोकतांत्रिक देश में अपनी बात कहने का। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह वो जैन समुदाय से आते हैं। जैन समुदाय माइनॉरिटी की भी माइन्यूटेस्ट माइनॉरिटी है, लेकिन बड़ी प्रभावशाली माइनॉरिटी है। बड़े धनाढ्य लोग उसमें रहते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग आते हैं जैन समुदाय से, बहुत पावरफुल कम्युनिटी है। लेकिन उन्होंने भी तरीका यही चुना कि सड़क पर उतरकर अपनी आवाज़ बुलंद करो। लेकिन इसके दूसरी तरफ आपने जो बंगाल में देखा वो आपके सामने है। बड़े बड़े नेता बयान दे रहे हैं। झारखंड के एक मंत्री ने कहा कि हमारे लिए कुरान सबसे ऊपर है और मारकाट मच जाएगी अगर ये कानून देश में लाया गया तो। अभी मैं आपको थोड़ी देर में सुनाऊंगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव, वो एक पद पर है वो आदमी, उसने कहा तुमको मालूम नहीं है तुमसे कैसे इंतकाम लिया जाएगा, कहां से तुमसे इंतकाम लिया जाएगा। हम मर भी सकते हैं और मार भी सकते हैं। ये बातें इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत से लोगों को लगता है कि प्रदर्शन करना हर किसी का अधिकार है, करें। लेकिन जब ये बातें सामने आती हैं, जब बंगाल की घटना सामने आती है, जब घर से खींचकर लोगों को मार दिया गया, तो सावधान रहने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए आज इतनी निगाह हमारी हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी के जलसे पर रहेगी। तो मैं आपको असदुद्दीन ओवैसी की बात ही सुनवा देता हूं, जिसमें वो कह रहे हैं कि भले ही मामला सुप्रीम कोर्ट में हो, हमारा ये विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। इससे वक्फ बोर्ड को नुकसान हो रहा है, मुसलमानों की वक्फ प्रॉपर्टीज को छीन लिया जा रहा है। तो इसीलिए हमारा जो प्रोटेस्ट जो चल रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सरपरस्ती में, हमारा एक ही नारा है कि संविधान बचाओ, वक्फ बचाओ। और हमारा मानना यह कि ये बिल खुद काला कानून है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसको या तो सरकार वापस ले ले तो बेहतर होगा। ये प्रदर्शन करने की हमको जरूरत नहीं है, जनता में जाने की जरूरत नहीं है। या नहीं तो फिर अब देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या टाइमलाइन तय करता है, वो तो पता चलेगा। जो राइट्स, जो प्रिविलेजेस संविधान के तहत आपने हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड को, जैन धर्म के एंडोमेंट बोर्ड को और सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को दिए, वही मुसलमानों के वक्फ बोर्ड को मिलनी चाहिए। तो आपने उसके ऑपोजिट काम किया, तो जाहिर है तो इसमें तो पूरे देश में तो ये तो इसके खिलाफ आवाज उठेगी ना। जब आप मुसलमानों के ईमान पर, उनकी मस्जिद पर, उनकी दरगाह पर, खानखाहों पर, इमाम बाड़ों पर, हमारी शनाख्त पर, हमारी तहजीब पर हमला कर रहे हैं, तो प्रोटेस्ट तो करना लाजमी है।
मैं प्राइम मिनिस्टर से हाथ जोड़ के बोलूंगा कि क्यों आप देश को गुमराह कर रहे हैं। अगर आपने वो बिल बना दिया था जो आपने कहा, तो भाई वो बिल आपने पार्लियामेंट में और फिर दूसरे स्टेक होल्डर्स को क्यों नहीं बुलाया? कितना माने प्राइम मिनिस्टर गुमराह कर रहे हैं। अगर आपने 3 साल तक उस बिल को बना लिया तो फिर आप तो होना यह था जॉइंट वर्किंग कमेटी में कि आप पहले बता देते कि देखो प्राइम मिनिस्टर ने तो पहले बातचीत की। कहां था? कोई नहीं बनाया गया। अब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बना रहे हैं या ओवैसी साहब बातों को घुमा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने तो इतना ही कहा कि हम इस बारे में वक्फ पर एक कानून लाने के बारे में कई साल से हम लोग सोच रहे थे, 2019 के चुनाव से पहले से सोच रहे थे। बहरहाल आज इनके प्रदर्शन में बहुत से लोग जुटने वाले हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद, ऐसी तमाम जितने संगठन हैं, उन्होंने एक बात साफ कर दी है सुप्रीम कोर्ट में हुई 2 दिन की सुनवाई के बाद भी कि चलती रहे सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई, इससे हमारा प्रदर्शन रुकने वाला नहीं है। क्या तैयारी दिखती है अवधेश जी? तैयारी तो इतना ही है कि देश में मुसलमानों के अंदर गलतफहमी पैदा करके मजहब के नाम पर वो एक जो मतलब हिंसा का भाव पैदा करके सड़कों पर उतार दिया जाए। कि इसको दूसरे पक्ष से देखिए, मैं इन पर बाद में आऊंगा। देखिए अभी तक अगर आप देखेंगे वक्फ बिल पारित होने के दिन से लेके अभी तक जी, तो ज्यादातर राज्यों के मुसलमान उस ढंग से उतरकर सड़कों पर नहीं आ रहे हैं। यह भी एक मैसेज होना चाहिए। भले उसको हमारी मीडिया और हम लोग उसको ठीक से, जो आते ही नहीं तो क्या दिखाएंगे, उनका मनोभाव सामने नहीं आया है। यहां तक कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी, तेलंगाना जहां उनका अधिकार क्षेत्र है, वहां भी आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल को छोड़कर कहीं भी उस ढंग का प्रदर्शन अभी तक नहीं दिखा। इनकी कोशिश है क्योंकि जिस मैदान में कर रहे हैं वो इनका मैदान है, वहां इनके लोग हैं, भारी संख्या में ये जुटा सकते हैं। इस समय की रणनीति ये है कि भैया इस बार तुम्हारे पास करो या मरो है, क्योंकि एक संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मुसलमानों के अंदर ही एक बड़ा उनके विरुद्ध विद्रोह का भाव था कि ये बेकार का संगठन है, ये एनजीओ बना के कुछ लोग अपनी दादागिरी चलाते हैं, इससे बाहर निकलो। उसको भी मौका मिला है कि अपने को प्रासंगिक साबित करो। तो इस मामले में ज्यादा से ज्यादा उनको लगा है कि एक बार हमने दबाव बनाया, विरोध किया, तो सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा हमारी बात सुना है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट चलता रहे, सड़क पर उतरो, दबाव बनाओ और 1985-86 को याद रखो। यह उनकी एक रणनीति साफ दिखाई दे रही है। अब इसमें रणनीति यह है कि भाई क्या इसके विरुद्ध में लोग सड़कों पर उतर के बताएं कि नहीं आप सही नहीं है, यह भारत का कल्चर नहीं रहा है। दूसरी स्थिति पैदा हुई है कि इस विरोध के कारण जिस ढंग से पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई है और एक पक्षीय हिंसा हुई है, आप देख रहे हैं कि वहां एक लॉ एंड ऑर्डर छोड़िए, संविधान के फेलियर का सिचुएशन है कि एक संविधान के तहत शपथ लेकर संविधान के तहत काम करने वाली मुख्यमंत्री देश की एक सुरक्षा में, बॉर्डर की सुरक्षा करने वाली एजेंसी पर आरोप लगा रही है कि बांग्लादेश से आके यहां मुसलमानों को हिंदुओं को मरवा के वापस चली गई है। तो अगर आप ओवरऑल सिचुएशन देखते हैं तो ओवरऑल अत्यंत चिंताजनक है, खतरनाक है। लेकिन इसके बावजूद चाहे वो असम हो, इतना पॉपुलेशन है, हमारा बिहार हो, उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े भाग हो, उत्तराखंड हो, यहां तक कि महाराष्ट्र हो जहां एक चंक के क्षेत्र में पॉपुलेशन है, गुजरात हो, राजस्थान हो, कहीं भी इस ढंग से लोग खड़े नहीं हो रहे हैं। तो ये भी एक संकेत है मौलानाओं की कि लोग नहीं आ रहे। ये बड़ी चिंता है कि हम इतना कुछ कह रहे हैं। और एक बात शायद देश को जानकारी नहीं है, मैं आपको बताऊं, इन लोगों ने क्या किया 2014 में, अभी मुसलमानों ने ही हमको बताया कि इसको आप लोग उठाइए। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड सारे ने कहा कि ये सरकार जो है सब चीज पर कब्जा कर लेगी, इसलिए सारी संपत्ति जितने भी हैं, मस्जिद, मदरसे, सब वक्फ को दे दो। तो ये जो अचानक जो बढ़ी है ना, सारे को इन लोगों ने वक्फ को जो है वक्फ करवा दिया है। जितने मस्जिदें हैं दिल्ली में, देश भर की मैक्सिमम, जितने मदरसे हुए, जितने कब्रिस्तान हुए, सब करवा लिया है। तो करवाने पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े लोग बातें जो कर रहे हैं, जो बढ़ी है ना, अब उसमें समस्या है कि 2014 में हमने जो अमित शाह जी आंकड़े दे रहे थे वो बिल्कुल सही आंकड़ा था। 13 के बाद दुगना हो गया, दुगने से ज्यादा हो गया। तो वो जो कारण था कि सारे देश आप देखिए, सामाजिक प्रॉपर्टी इन्होंने कब्जा, पढ़े लिखे लोग, मैंने आपसे कहा, मैं क्योंकि उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डाला इसलिए नाम लेके बोल रहा हूं। डॉक्टर एसवाई कुरैशी, ये हमारे देश के पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, बैलेंस बात करने वाले आदमी हैं। जब ईवीएम पर बहुत सारी पार्टियां शोर मचा रही थी शुरुआत में, तो इन्होंने कहा था कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती, मैं वहां रहा हूं, मैं जानता हूं, ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। बाद में उनके लेकिन
लेकिन फिर उन्होंने कुछ और बातें कहनी शुरू कर दी हैं। वो क्या लिख रहे हैं? वक्फ एक्ट इज अनडाउटेडली अ ब्लेटेंटली सिनिस्टर इविल प्लान ऑफ द गवर्नमेंट टू ग्रैब मुस्लिम लैंड्स। ये सरकार का सोचा समझा शैतानी प्लान है मुसलमानों की जमीनें हड़पने के लिए। मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इस पर जरूर कुछ कहेगा। अब कुरैशी साहब को भी ये लगने लगा है। सर, दूसरी बात यह है, कृषि कानूनों की वजह से जो जैसे वापस लिया गया, बहुत से लोगों के हौसले बहुत बढ़े हुए हैं। बात होती रहती है, आप लोगों की भी होती रहती है। मुझे लगता है जब कृषि बिल वापस ले सकते हैं मोदी सरकार, तो ये क्यों नहीं ले सकती वापस? बनाओ दबाव बनाना आना चाहिए, करो। देखिए, जो दबाव बनाया जा रहा है उसी रणनीति का हिस्सा ये मानकर कि भाई अगर प्रधानमंत्री मोदी अपने कृषि कानूनों को वापस ले सकते हैं तो हम लगातार दबाव बनाएंगे, तो प्रधानमंत्री मोदी वक्फ बिल को भी वापस ले लेंगे। लेकिन ये उनकी गलतफहमी रही, वक्फ बिल वापस नहीं होने वाला है, यह कानून अब बन चुका है। और कुरैशी साहब की जहां तक बात है, तो कुरैशी साहब जैसे अगर पढ़े लिखे व्यक्ति, बुद्धिजीवी वर्ग मुसलमानों का जो है बहुत कम बुद्धिजीवी वर्ग है, उस वर्ग के अंदर, वो अगर इस तरीके से अगर बोलेगा कि यह एक सरकार की साजिश है मस्जिदों पे कब्जा करने की, मुसलमानों की ज़मीनों पे, तो समाज के अंदर क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? यही वर्ग तो है कि जिन्हें आगे के कहना चाहिए कि नहीं, ये लॉ जो बनाया गया है, जो उनके रिफॉर्म के लिए बनाया गया है, जो गलत तरीके से जमीन आपने कब्जा की है वो आपको देना चाहिए। ये भी ना कहें तो ये कहें भाई कोर्ट देख रहा है, करो ना। अगर कोई अच्छा परिवर्तन हो रहा है, अगर सरकार कोई अच्छे नियत से कोई बिल लेकर आपके फेवर में ले आ रही है, तो आप गरीब मुसलमानों के साथ खड़े रहो ना। कुरैशी साहब को पूछना चाहिए ओवैसी साहब से कि आप बताइए कि आप जैसे कितने लोग हैं जिन्होंने गरीब मुसलमानों के लिए उस जमीन का इस्तेमाल किया। ओवैसी साहब तो आज हैदराबाद में प्रदर्शन कर रहे हैं सब नेताओं को लेकर। ओवैसी साहब बताएं कि हैदराबाद में जितनी वक्फ की जमीन है, कितने परसेंट जमीन पर, 32% जमीन पर ओवैसी साहब परिवार का कब्जा है। 32% हैदराबाद की जमीन है, वक्फ भी उस पर ओवैसी साहब परिवार का कब्जा है। उससे आने वाली आमदनी से पूरा ओवैसी परिवार का खर्चा चलता है। उनके नौकरों की तनख्वाह, स्टाफ की तनख्वाह उससे निकलती है, गाड़ी घोड़े का खर्चा उससे वो निकालते हैं। तो ओवैसी साहब बताएं कि मैंने कितनी जमीन का इस्तेमाल किया है। तो मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हीं लोगों को हो रही है, ओवैसी जैसे लोगों को, जिनके पास जमीन वक्फ कब्जे करके हुए, जो अपने अभी आरोप उन पर खूब लगता है कि उनके पास खुद वक्फ की बहुत जमीनें हैं। मैं आपको एक बयान सुनाता हूं। ये बंडी संजय कुमार हैं, एक वक्त में तेलंगाना प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष होते थे, बाद में सांसद भी हो गए थे। ये कांग्रेस की जो रेवंत रेड्डी की वहां मुख्यमंत्री की सरकार है, उनके ऊपर ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो भी ये प्रदर्शन हो रहे हैं, ये सब कुछ रेवंत रेड्डी के वजह से है, वही करता धरता है। अगर तेलंगाना में दंगे होते हैं तो जिम्मेदार ये होंगे। फिर उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी पर भी बात की है। उन्होंने कहा कि 50,000 करोड़ की संपत्ति तेलंगाना में अकेले वक्फ बोर्ड की है, लेकिन उसका काम, उसमें से कितनी संपत्ति काम में आती है, कितनी संपत्ति का फायदा लोगों तक पहुंचता है, वो गरीबों के लिए नहीं बल्कि ये AMIM, ये मतलब असदुद्दीन ओवैसी और BRS और कांग्रेस के कुछ नेताओं के लिए ही इस्तेमाल की जा रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ही दंगे की जिम्मेदार है। यही हालात अगर तेलंगाना में होते हैं तो इसके लिए जिम्मेदार रेवंत सरकार ही होगी, क्योंकि हिंसा फैलाने वालों को बड़ा करने वाले रेवंत ही हैं। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी उन्हीं की है ना। वक्फ के खिलाफ प्रदर्शन रेवंत रेड्डी सरकार ही कर्ता कर्मा क्रिया है। 70,000 एकड़ जमीन है, 50,000 करोड़ की संपत्ति है, लाखों का पैसा आ सकता है, लेकिन असल ओवैसी जैसे लोगों को ही फायदा पहुंच रहा है। सिर्फ 20% ही इस्तेमाल में आया है, और वो पैसा गरीबों के लिए नहीं, AIMIM, BRS और कांग्रेस के कुछ नेताओं तक ही पहुंचता है। इसमें एक एंगल और है सर। ये पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री, गैर बीजेपी शासित राज्य, उसके बाद ये एक पहला प्रदेश बन रहा है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जहां आज प्रदर्शन, बड़ा प्रदर्शन होगा, जहां कांग्रेस पार्टी सरकार में है। उसको अंडरलाइन करने की कोशिश बंडी संजय कुमार कर रहे थे कि सरकार कांग्रेस की है, तो यहां अगर लोग बाहर निकलते हैं तो ये कांग्रेस की वजह से है। और उन्होंने, एक नेता ने उनके ये भी कहा, वहां पे एक MLC का इलेक्शन होना है हैदराबाद में, वहां वो आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस समर्थन कर रही है असदुद्दीन ओवैसी के उम्मीदवार का। तो बताने मतलब यहाँ दोनों मिले हुए हैं। नहीं, तो इसमें कोई ऐसी चोरी छुपे वाली बात तो है नहीं। संसद में भी कांग्रेस ने तो विरोध किया वक्फ बिल का। इसमें कोई नई बात तो नहीं हो रही ना। वक्फ बिल का संसद में विरोध किया है, कोर्ट में, वो सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस वहां पर खड़ी हुई है। तो जब यदि वहां प्रदर्शन हो रहा है, सरकार समर्थन कर रही है, कांग्रेस समर्थन कर रही है, सरकार का मुझे नहीं पता ये समर्थन कर रही है कि नहीं कर रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही होगी तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं, क्योंकि वो तो राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक तौर पर इस बिल के खिलाफ खड़ी हुई है। और पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी बिल के खिलाफ खड़ी हुई है। मसला क्या है? मसला है कि क्या
वो दंगा कराने, जैसे बंडी साहब कह रहे हैं, ऐसा कोई दंगा या ऐसी कोई बात होती है तो उसकी जिम्मेदारी पर बात हम कर सकते हैं कि सरकार वहाँ पर उनकी है। जैसे पश्चिम बंगाल में हुआ कि ममता जी पर सवाल क्यों खड़े हुए, क्योंकि मुर्शिदाबाद में जिस तरह का हिंसा हुई है और उसको क्या उनका सपोर्ट प्राप्त है नहीं है, वो सारा मसला है। अभी तो गवर्नर साहब वहाँ पर हैं तो वो भी रिपोर्ट दे देंगे तो साफ हो जाएगा तस्वीर की किस तरह से किया गया है। लेकिन दो बातें हैं, एक तरफ हम कहते हैं कि देश भर में मुसलमान उनके साथ खड़े दिखाई नहीं दे रहे वक्फ बोर्ड पर, ठीक है, इस बात को भी ठीक मान लेते हैं कि ऐसा होगा क्योंकि बहुत सारी जगहों पर नहीं हो रहे प्रदर्शन। दूसरी तरफ प्रदर्शन हो रहे हैं तो आप इस पर नाराज हो रहे हैं कि प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं। तो आप बताइए कि क्या करे मुसलमान, प्रदर्शन करे कि ना करे। प्रदर्शन करता है तो आप कहते हैं प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में तो चल रहा है मामला, सुप्रीम कोर्ट अलग जगह है, सुप्रीम कोर्ट में जो हो रहा है वो ठीक है, और सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो उनकी अपनी वो है, लोकतांत्रिक ताकत भी है, लोकतांत्रिक अधिकार भी है वहां प्रदर्शन के पास। हिंसा ना हो, हिंसा को लेकर कभी कोई सपोर्ट नहीं किया जा सकता। ये तो अब रटी रटाई बात होगी, कोई हिंसा का समर्थन कौन करता है, मुझे कोई नहीं करता। हाँ। लेकिन जब हिंसा हो जाती है तो इसलिए जब भी यहाँ प्रदर्शनों पर एक शक रहेगा और हमेशा रहेगा। लेकिन एक बात बताइए, पूरे देश झारखंड का मंत्री कह रहा है मारकाट हो जाएगी। सुनिए आप, एक पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहा है और एक शहर में हिंसा हो गई तो आप पूरे देश को, मुसलमानों को आप उसमें वो कर रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं। नहीं, तो सब जगह हिंसा हो, सब जगह हिंसा होगी तभी हम लोग सवाल उठाएंगे। सवाल तो उठाएंगे लेकिन सारे मुसलमानों को आप उसमें जोड़ लेंगे, ये सवाल कर रहा हूं। लेकिन इस सारी कम्युनिटी पे तो सवाल है ही नहीं। आप विजय जी समझिए, सवाल तो यही हो रहा ना। नहीं, मुझे समझ में नहीं आता, हम लोग हर दिन बहस करते हैं कि वो प्रदर्शन कर रहे हैं और फिर जब प्रदर्शन नहीं करते, अभी 4 दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे प्रदर्शन हो नहीं रहा मुसलमान। आप देखिए, आपने ट्विस्ट कर दिया है। प्रदर्शन में पूरा देश का मुसलमान शामिल नहीं है, पूरा देश के मुसलमान इसके विरुद्ध नहीं है ऐसा दिखाई देता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में जाने के बावजूद आप इस ढंग से दबाव बना रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पर भी विश्वास नहीं है, और जिस ढंग से आप भड़काऊ बातें कर रहे हैं, लोग कानून और व्यवस्था हाथ में ले सकते हैं, इसलिए इसका सवाल इतना ही है। करो आप दबाव बना सकते हो, बनाओ शांतिपूर्ण तरीके से, जो कर सकते हो ये करो। भी आप जिस तरह से कहते हैं ना कि गैर लोकतांत्रिक है, सुप्रीम कोर्ट में जो बहस चल रही है वो अलग है, उसके बाद भी सड़क पर प्रदर्शन किया जा कोई गैर लोकतांत्रिक नहीं कह रहा, लेकिन मैं क्या बात हो रही है ना, कैसे भूल जाए, मऊ में अभी जो हुआ, नागपुर में जो हुआ, अभी नासिक में जो हुआ, उसके बाद अभी ये मुर्शिदाबाद में हुआ। 4 तो मैं आपको 1 महीने के उदाहरण बंगाल में 4 जगह है सर। नहीं, बंगाल में 4 जगह की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो 2 बातें कह रहा हूं, कंट्राडिक्टरी बातें हम कर रहे हैं। बंगाल में 4 जगह 8 से 13 तक हुए हैं हमले, 8 से 13 तक। मैं कंट्राडिक्टरी बात कर रहा हूं। हमारा कंट्राडिक्शन क्या है? हमारा कंट्राडिक्शन यह है कि एक तरफ हम कहते हैं मुसलमान तो आया ही नहीं है सड़क पर, तो वो इसका मतलब वक्त बिल के समर्थन मेजॉरिटी नहीं आई है। वो वैसे मैडम कोई भी देश में कोई भी आंदोलन होता है, क्या सारी कम्युनिटी उसके साथ खड़ी होती है? हाँ, तो इसलिए तो फिर इसमें क्या बात हो गई? नहीं, क्यों मुसलमानों को क्यों आप इस तरह से किसने कभी यहाँ इस अभी आपके सामने कभी किसी ने कहा हो कि सारे मुसलमानों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? जो ये प्रदर्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मैं तो नाम ऑल इंडिया मुस्लिम प्रदर्शन ऑर्गेनाइज करने में ये लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो इनकी जिम्मेदारी है ना। हाँ, इनकी जिम्मेदारी है, इसमें क्या कौन मना कर रहा है? पश्चिम बंगाल में जिम्मेदारी उन मंत्रियों की थी जो बकवास बयान दे रहे थे, वो सांसद की थी, उसमें तो है ही ना। मैं तो कह रहा हूं कि अभी तेलंगाना में भी यदि हो रहा है और वहां पर कुछ होता है तो रेवंत रेड्डी सरकार को भी आप कटघरे में खड़ा कर सकते हो। लेकिन ये कहना कि नहीं कांग्रेस भी समर्थन कर, कांग्रेस तो समर्थन कर ही रही है, बिल के विरोध में खड़ी है। ये तो बहुत इसमें साफ, क्या बात है? ये तो बहुत साफ ये सवाल आपने ही सबसे ज्यादा उठाया था कि राहुल गांधी संसद में क्यों नहीं बोले। हाँ, इसीलिए ये सवाल पूछे, क्या कांग्रेस किसी दुविधा में है इस पर कि हमको सड़क पर वक्त के लिए लड़ते हुए नहीं दिखना? ना अब आ गई है साथ में। नहीं, हर राज्य में सुविधा है या सुविधा, हमें इसमें क्या करना? राज्यों में अलग अलग नीति है। केरल में ये विरोध में नहीं जाएंगे, लेकिन तेलंगाना में जाएंगे। पश्चिम बंगाल प्रदेश इकाई हिंसा के विरुद्ध है, राष्ट्रीय इकाई उस पर चुप्पी साधती है। तो कांग्रेस के अंदर आरती की बात मैं सौरभ, ये साफ है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड जितनी भी आप प्रोटेस्ट देख रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं, हिंसा देख रहे हैं, ये साफ है कि इसके पीछे एक पॉलिटिकल फोर्स है और पॉलिटिकल मोटिवेशन है। दूसरी बात, जो प्रेसिडेंट आपने जिसकी बात की थी पहले, कि एक जो हमने हमारे ही देश ने, इसी सरकार ने प्रेसिडेंट ऐसा बनाया कि जब फार्म लॉज वापस किए, हमने ये दिखाया कि जो इंडियन स्टेट की जो रिट है वो इतनी कमज़ोर है कि वो हिंसाकारी जो लोग हैं, हिंसा जो कर रहे थे, उनके दबाव में उन्होंने, इस सरकार ने, इस देश ने घुटने टेक दिए।
अब चूंकि ये एक प्रेसिडेंट बन गया है तो बाकी पॉलिटिकल फोर्सेस जो है, जो पॉलिटिकल ग्रुप्स है, वो भी इसकी कोशिश करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस तरह से अभी, इसीलिए मैं परसों भी मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरिम ऑर्डर जिसको वो कहते हैं, जो उन्होंने दिया, वो भी इसका संकेत दिखा रहा था कि इंडियन स्टेट की जो इंस्टीट्यूशंस है, एक तरफ से जुडिशरी है, एक तरफ से पार्लियामेंट है, एक तरफ से एग्जीक्यूटिव है, ये अपनी कमजोरी दिखा रहा है कि जो हिंसा करेगा उनके दबाव में ये गलत डिसीजंस भी ले रहे हैं, ऑर्डर भी निकाल रहे हैं, ऑर्डर वापस भी ले रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं देश की कमजोरी दिख रही है, पूरे सिस्टम की कमजोरी दिख रही है आज की डेट में। नहीं, मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ। किसानों के बिल को चर्चा करते हैं। किसानों को बिल को सरकार ने वापस लिया, इसे मैं किसानों के लिए, सरकार के लिए कोई शर्मिंदगी की वजह नहीं मानता और सरकार का झुकना भी नहीं मानता, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार वही है जो अपने लोगों की बात सुनकर यदि कोई फैसला वापस लेना हो, कोई ऐसा थोड़ी कि ये आपने तय कर लिया, इसमें शर्म और वो क्या बात है? सरकार झुकने की बात ही क्या है? सरकार लोकतंत्र वही है, जनता जो बात कह रही है उसकी बात को सुनकर यदि कोई फैसले को रिव्यू कर रही है, इसको आप बार बार सरकार को शर्मिंदगी की क्या बात है? नहीं, कोई लोकतांत्रिक सरकार है किसके लिए? लोगों के लिए है ना। झुकी तो है सही सरकार। हाँ, तो झुकी है तो लोगों के लिए झुकी है ना। एक मिनट विजय जी, हिंसा की वजह से झुकना अलग है। लोकतंत्र होता है। किसान आंदोलन की देखिए उस समय किन परिस्थितियों में बिल वापस लिया गया, प्रधानमंत्री ने क्या वक्तव्य दिया, ये दोनों आज ध्यान रखना जरूरी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं इस बिल से 100% सहमत हूं, लेकिन लगता है हम बहुत सारे लोगों को इसके बारे में समझा नहीं सके, इसलिए तत्काल हम इसको वापस लेते हैं। ये उन्होंने पंक्ति। ये अच्छी बात सुनिए ना। नहीं, सुनिए, अच्छी बात नहीं है। उस समय तक ये देश देख चुका था कि सो कॉल्ड जो किसान आंदोलन था, जिसमें किसान नेता भी शामिल थे, कुछ किसान संगठन भी शामिल थे, लेकिन ये मूलतः कुछ पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ किसान संगठनों, किसानों का आंदोलन था। अंतिम समय में तो उनके जो लगे हुए थे शिविर, उसमें 500 लोग नहीं दिखाई दे रहे थे। लेकिन चूंकि पाकिस्तान, कनाडा, इस सब में खालिस्तानी फोर्सेस इसको लेके पूरी दुनिया में दुष्प्रचार कर रही थी, और कैप्टन अमरेंद्र सिंह जब प्राइम मिनिस्टर से मिलने आए, गृह मंत्री से, तो उन्होंने आग्रह किया कि बीजेपी के खिलाफ कोई वातावरण नहीं है, लेकिन ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है जिससे आगे सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है। 72,000 लोग हमारे यहां मारे जा चुके हैं, तो तत्काल अगर हम इसको वापस लेकर के फिर एक वातावरण बना के लाएंगे, तो वो एक देश के निर्णय ले गया था ना, वो झुका गया था ना, वापस हुआ गया था। नरेंद्र मोदी सरकार का रिकॉर्ड उसी उदाहरण से उम्मीद दिखाई देती है, इसमें वैसा होना नहीं। वक्फ बिल पर जो है सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। सरकार ने अभी तक सुप्रीम कोर्ट में यह आश्वासन दिया हुआ है कि वो इस कानून को, इसके क्रियान्वयन पर आगे नहीं बढ़ने जा रही है, जो जमीन पर यथास्थिति वो बनी रहेगी। तो इसके बाद लगातार कि प्रदर्शन वगैरह जो होने वाले हैं ये कुछ ठंडे पड़ेंगे, लेकिन हो रहा है उल्टा ही और तेज करने की बात कही जा रही है। इसमें आज असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में प्रदर्शन करेंगे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और बाकी जितने मुस्लिम संगठन हैं वो अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करने वाले हैं। दिल्ली भी वो आएंगे, देश के अलग अलग जगहों पर जाएंगे। तो मैं आपको उनकी कुछ बातें सुनवाता हूं, उनका आगे का प्लान प्रदर्शन का जो है वो क्या है। अब विजय जी ने कहा कि प्रदर्शन करना तो अधिकार है, बिल्कुल ठीक है, प्रदर्शन करना अधिकार है। अब जो प्रदर्शन करवाने वाला है उसमें से एक की बात आप सुनिएगा, तो आप इसलिए सुनाऊंगा ताकि हम ये बहस क्यों कर रहे हैं ये आपको पता चले। सुनिए। लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम क्रिएट करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। जगह जगह डिस्प्यूट्स क्रिएट होंगे, जगह जगह लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, तो पूरे मुल्क में पोलराइजेशन, नफरत, तफरीक, इसकी फिजा पैदा करने के लिए यह एक्ट लाया गया है। इस तरह गलत बातें फैलाई जा रही हैं, उससे भी लगता है कि असल मकसद समाज को पोलराइज करना, समाज को बांटना, समाज के अंदर तफरीक पैदा करना है। तो इसलिए ये एक्ट ये बहुत ही खतरनाक एक्ट है। तो हम अदालत में भी कार्रवाई कर रहे हैं और उसके अलावा अवाम की अदालत में भी हम जाना चाहते हैं, उन तक भी सच्चाई सामने लाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत झूठ फैलाया गया है। तो इसलिए अवाम के सामने सच्चाई का आना भी जरूरी है। इसीलिए यह ऑल इंडिया लेवल पर कैंपेन चलाई जा रही है। जगह जगह प्रोग्राम होंगे, प्रोटेस्ट गैदरिंग होगी। मुसलमान पर नहीं, सिर्फ मुसलमान पर नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के संविधान पर ये गवर्नमेंट जो हमला कर रही है और मुसलसल उसकी आत्मा को कुचलकर अपनी तानाशाही के जरिए भारत की जमहूरियत, डेमोक्रेसी और भारत में रहने वाले भारतीय शहरियों की आजादी का खात्मा करने के लिए
हिटलर शाही चला रही है। सबने मिलकर सफेद अंग्रेजों से जंग लड़ी थी। आज उनकी काली औलादें उसी तरह भारत की आजादी को तबाह करने में लगी हुई हैं। गुजरात में जब मुसलमानों का कत्ले आम आपने किया तो हमदर्दी का कोई एहसास आपका नहीं जागा। कौन सी ये सौगात नहीं दी गई, ये मुसलमानों के साथ कौन सी हमदर्दी है। 11 साल की इस गवर्नमेंट ने जो सेंटर में है और उस गवर्नमेंट की बीजेपी हुकूमतें जो सूबों में हैं, 11 साल का इनका कैरेक्टर देख लीजिए कि ये मुसलमानों की आबादी के लिए काम कर रही है या मुसलमानों की तबाही के लिए काम कर रही है। ये एक नैरेटिव फैलाया जाता है और उस नैरेटिव के बाद में कोई कानून लाया जाता है वक्त के खिलाफ, तो जाहिर है कि उसका पीछे मकसद क्या है वो आप समझ सकते हैं। बहरहाल हमें इस बात का अफसोस है, हम पुरअमन तहरीक चला रहे हैं और चलाएंगे जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाता। हमारी ये जंग किसी कम्युनिटी या हिंदुओं के खिलाफ नहीं है। हमारी जो जंग है वो हुकूमत वक्त के खिलाफ है कि इन्होंने गलत कानून बनाया है, इसलिए हम उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। एक मुसलमान इस सिलसिले में अपनी जान दे भी सकता है और जान ले भी सकता है। कहां से तुमसे इंतकाम लिया जाएगा तुम्हें इसका कोई अंदाजा नहीं है। जिनका अज़्म है कि हमको चैन से जीने नहीं देंगे, वो जान ले कि खुद भी सलामत रह नहीं सकते। एक मुसलमान इस सिलसिले में अपनी जान दे भी सकता है और जान ले भी सकता है। कहां से तुमसे इंतकाम लिया जाएगा तुम्हें इसका कोई अंदाजा नहीं है। जिनका अज़्म है कि हमको चैन से जीने नहीं देंगे, वो जान ले कि खुद भी सलामत रह नहीं सकते। ये सचिव हैं उमरैन रहमानी, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव हैं। ये उसी के बोर्ड के मंच से ही जो है ये बातें कह रहे थे कि हम लेना भी जानते हैं जान और देना भी जानते हैं, और तुमसे इंतकाम कैसे लिया जाएगा तुम ये नहीं जानते हो। भी बताइए सर, ये ऐसे लोगों को तो नहीं आप कर सकते ना। ऐसे लोगों को तो आप करवाइए काम कि कानून के खिलाफ तहत उनको अरेस्ट करवाइए प्रोवोकेशन के लिए। इस तरह की बातों पर किस तरह से कर रहे हैं, तो इसमें कौन सपोर्ट कर सकता है। लेकिन इसको यूं भी देखिए, यदि फिर से मैं कहूं कि आपने 4 लोगों के बयान दिखाए हैं, उसमें से एक बयान यह है, बाकी 3 लोग क्या कह रहे हैं वो भी तो हमको ध्यान रखना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि मुसलमानों तीन को लोग खत्म तो कर रहे हैं संविधान को, ये आग लगाने। 3 इसने खुलेआम बोला है। हाँ, तो इसके लिए तो कोई सपोर्ट ही नहीं कर सकता ना। मैं तो कह रहा हूं बल्कि अरेस्ट करवाना चाहिए प्रोवोकेशन के साथ तो बैठा है आदमी सर। लेकिन उसी मंच पे उसी ऑर्गेनाइजेशन के भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होती है, उसकी भी कुछ रूल्स होते हैं। क्या उन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा कि ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमारा कोई इनके साथ वास्ता नहीं है, ऐसा तो हमने सुना नहीं। तो ये जो जिम्मेवारी है पूरी ऑर्गेनाइजेशन की है, और इनके वजह से जो भी दंगे होंगे या दंगे हो रहे हैं, जिस तरह से लोग निकल रहे हैं और भड़काया जा रहा है, ये तो सिर्फ मैं कहूँगी ये छोटा ये नहीं है। आप देखिए कि पूरी इतनी बड़ी अपने आप को बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं और कहते हैं कि इनके साथ लाखों लोग जुड़े हैं। इनमें से कोई उठ के बताए कि ये जो व्यक्ति है ये गलत बात कर रहा है। आप विजय जी, आप कहते हैं कि हिंदू लीडर कोई ऐसी बात करे, बिल्कुल हम सब उनके खिलाफ भी होंगे, उनके खिलाफ बोलेंगे कि ये गलत है। ऐसे बयान ना हिंदू दे सकते हैं ना मुसलमान दे सकते हैं। इस पर कौन सपोर्ट कर रहा है? हाँ, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन किसी ने झारखंड के मंत्री का जो कह रहा है कि मेरे लिए कुरान ऊपर है, संविधान बाद में है। जिनको मांगना है हम तो सपोर्ट नहीं करेंगे। हो जाएगी इस कानून की वजह से। वो मंत्री है, मंत्री बना हुआ है वो। कहीं पे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको, अकाउंटेबिलिटी आपको रखनी पड़ेगी कि आप किसी दायरे के अंदर रहिए। संविधान के दायरा सबके लिए, सिर्फ हमारे लिए नहीं है। AIMPLB आप के लिए तो जम्मू कश्मीर की हैं, आप जानते हैं कि ऐसे लोगों की अकाउंटेबिलिटी केवल 2 चीजों के प्रति है, वो भी उनकी अपनी व्याख्या होती है कि हमारा शरिया और हमारे जो है पैगंबर साहब ने, वो इनकी व्याख्या होती है। प्रधानमंत्री से बोहरा समुदाय के लोग मिले हैं। अब ये तो जब मुसलमान कहते हैं तो ये बोहरा को मुसलमान ही नहीं मानते, काटते हैं उनको पाकिस्तान में जगह जगह, मारते हैं, उनका घर जलाते हैं, उनको अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं करने देते हैं। अहमदिया और कादियानी एक ही, उनको नहीं दफन करने देते। अगर प्रधानमंत्री से मिल लिए हैं बोहरा समुदाय के लोगों ने या उन्होंने मांग की थी, और आज ही देखिए ओवैसी साहब के एक विधायक का बयान तो आ रहा है ना, वो जो बिहार के,
कि भैया ऐसा दो कि ये सब तो पूरा मुतब्बिल सब पूरा कब्जा करके बैठा हुआ है, ये कब्जेदार सब ठीक है भाषण सर। दे रहे, लगातार बोल रहे समीर हैं। जी कुछ बोल रहे थे आप? नहीं, ये एक अकेला बयान नहीं आया है कि भाई हम जान दे सकते हैं तो जान दे भी सकते हैं। अगर आप पिछले कुछ समय से देखेंगे तो उसे सीरीज ऑफ बयान आप देखेंगे, चाहे पश्चिम बंगाल के कलकत्ता के मेयर का बयान हो, ममता बनर्जी के मंत्री के बयान हो, झारखंड के एक मंत्री का बयान हो, या तमाम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम नेताओं के बयान आप देखेंगे तो इस तरह के बयान आ रहे हैं जिससे वो समाज के अंदर मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं कि भाई अगर ये वक्फ बिल वापस नहीं हुआ तो सड़क पर उतर कर आपको क्या करना है, हम आपको संदेश दे रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि ये वक्फ बिल ने मुसलमानों को एक मौका उपलब्ध करा दिया है कि वो खुद सोचे कि उनके हित में क्या है। ये जो मौलाना, जो कुछ मुट्ठी भर लोग जिन्होंने उनकी संपत्ति का दुरुपयोग किया, वक्फ के नाम पर जमीनों पर कब्जा करके जिन्होंने अपने आर्थिक संसाधनों को बढ़ाने का काम किया है, क्या उनके साथ खड़े रहेंगे? या प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि इस जमीन इन पर आप क्या कहेंगे? डॉक्टर निशिकांत दुबे पर बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कानून अगर सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन को बंद कर दो। नहीं, मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। निशिकांत दुबे को इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए थे। भाई दोनों का अपना अपना अलग काम है। संसद का काम कानून बनाने का है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का काम उसकी व्याख्या करना भी है। ठीक है, कई बार होता है कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से व्याख्या करता है, जिस तरीके से निर्णय देता है, जिस तरीके से अपना ओपिनियन देता है, ये माना जाता है कि उसने अपने लक्ष्मण रेखा को लांघा है और संसद की ताकत को कम करने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से निशिकांत दुबे का बयान आया, ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। सुप्रीम कोर्ट भी देश की जरूरत है और लोकसभा की भी जरूरत है। एक कानून बनाने वाला है, कानून की रक्षा करने वाला है। दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां, दोनों संविधान के दायरे के अंदर काम करते हैं। कई बार ऐसा जरूर होता है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय को इस दृष्टिकोण से देखा जाता है, या सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि अगर समाज के अंदर, अब ये यहां भी वही बात है कि भाई ये वो अब सरकार में तो नहीं है, पार्टी में भी एक सांसद हैं, लेकिन पार्टी, इसका मतलब ये कि एक सेक्शन है पार्टी और सरकार में जो असहज है और पसंद नहीं कर रहा है सुप्रीम कोर्ट ने पीछे जो बातें कही हैं या जो आदेश दिए हैं, या वक्फ कानून पर ही जो अभी 2 दिन की बहस चली उसके बाद। विजय जी, नहीं, मैं समझा नहीं बात आप क्या कह रहे हैं। यदि निशिकांत सरकार और पार्टी में एक वर्ग है जो इस बात से होता है नाराज ना, तो अब ये तो नहीं कह रहे ना आपकी इस्तीफा दे दे निशिकांत दुबे। भाई सबकी अपनी अपनी बात, देखिए सब लोग अपनी तरह से राय रखते हैं। राय है, इसमें कोई नहीं, राय क्या होती है? राय तो बयान होता है। नहीं। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, निशिकांत दुबे जो कह रहे हैं वो अपने जोश में कह रहे हैं, उनकी अपनी राय है, ठीक है, जिस तरह से बात कर रहे हैं। हालांकि इसका कोई मायने ही नहीं है, क्योंकि जब आप सुप्रीम कोर्ट पर इस तरह से हमला कर रहे हैं, इसका मतलब आप संविधान को नहीं समझते या संविधान को इग्नोर करना चाहते हैं। जो समीर जी बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का काम ही है व्याख्या करना, सुप्रीमेसी है उसकी, कि जो पार्लियामेंट के कानून बने उसको वो किस तरह से रिव्यू करे, कैसे स्क्रूटनाइज करे, उस पर काम कर रहा है। और जो सुप्रीम कोर्ट फैसले करता है उस पर भी तो संसद वापस आकर अपना कानून बना लेती है, बनाती है ना। तो ये हमारे यहाँ पर सुप्रीमेसी का एक लक्ष्मण रेखा है और दोनों लोग इस पर काम करते। बेहतर होना चाहिए कि उन दोनों को अपनी अपनी लक्ष्मण रेखा समझना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वक्फ बिल को लेकर जितना कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर हो रहे हैं, इसकी कोई ज़रूरत है, क्योंकि वो रिव्यू उनके अधिकार में वो कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में है किसी कानून का रिव्यू करना, उस पर वो काम कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, और उसके बाद भी संसद के पास अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर दे और संसद को लगता है कि वो ठीक नहीं है तो वो वापस उस कानून को बदल के आ जाएगी, तो इसमें तो कोई बात नहीं है। फाइनली तो संसद ही सुप्रीम होगी ना। और ऐसा बहुत बार हुआ है कि आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को बदल दिया, अभी तो किया है, अभी 6 महीने हुए आप भूल जाते। दिल्ली में सरकार बनाकर आपने अध्यादेश लाकर कर में सुप्रीम कोर्ट आदेश पारित करने वाला था, इंटरिम ऑर्डर देने वाला था, उसको लेकर के ये चर्चा ज्यादा है। नहीं, देखिए जब सरकार की तरफ से कहा गया कि हमको 7 दिन में हमारी पूरी बात को सुन लीजिए। हाँ, देखिए अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट ने न कोई आदेश दिया है, उसने कहा भी है कि हम कोई ऑर्डर पारित नहीं कर रहे हैं। क्योंकि सरकार पहले ही चली गई थी सुप्रीम कोर्ट, उनको अंदेशा था कि ये लोग जाएंगे, कुछ भी हो सकता है, तो सरकार ने अपनी ओर से कहा कि भाई आपको हम इतना वचन देते हैं कि हम अभी इस पर कदम नहीं उठाएंगे 3 विषयों पर, और उसमें कलेक्टर जांच करेगा लेकिन डी नोटिफाई नहीं करेगा। सेकेंड यह है कि हम कोई नियुक्तियां नहीं करेंगे। तो इसलिए अब उसके आधार पर कहा कि ठीक है आप आइए, हफ्ता भर के बाद वो आएगा। वो विषय इस समय बहुत सीरियस इशू है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के मतलब 26 जनवरी 1950 के बाद जब से देश में संविधान स्वीकृत हुआ, पहली बार है जब 2 जजों के बेंच ने एक प्रकार से रिट मैंडेमस कर दिया है राष्ट्रपति को कि 3 महीने के अंदर देना। ये हुआ नहीं।
राष्ट्रपति संविधान की रक्षा का शपथ लेते हैं, एकमात्र व्यक्ति होते हैं। अब उनकी शपथ देखिए, और बाकी न्यायाधीश जो है संविधान के तहत शपथ लेते हैं। दोनों में मौलिक अंतर है। ये जो विजय जी की बात है वो ठीक है कि सबको अपनी लक्ष्मण रेखा का पालन करना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जिस तरीके से 2 जजों की बेंच ने, 5 जज हो 8 जज हो तो फिर भी समझ में आता है। जो 145(3) है, देखिए 145(3) जो संविधान है वो व्याख्या का अधिकार देता है, तो उस पर तो उपराष्ट्रपति ने बोला वक्त पर जो हुआ उस पर आपको कोई एतराज नहीं। वक्त पर क्या था कि हम लोगों ने उस दिन कहा कि सुप्रीम कोर्ट क्या बिना सुने हुए, बिना पढ़े हुए अगर देश में कुछ लोग खड़े हैं और अचानक कह रहा है कि मिलिट्री में ऑर्डर देंगे, तो ये भी अनफॉर्चुनेट है, आउटरीच है कि आप अपनी सीमाओं से बाहर जा रहे हैं। अभी आपने लेकिन दिया नहीं उसने, दिया नहीं। लेकिन आपने जैसे कहा कि जांच चलती रहेगी, लेकिन किसी का स्टेटस परिवर्तित नहीं किया जाएगा, किसी का नहीं, 3 विषयों का। उन 3 विषयों में मैं आपको सुनाता हूं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात। अब उन्होंने इस समय ये बात क्यों कही जब मामला इतना गरमाया हुआ है तो वो जाने, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी हजारों प्रॉपर्टियां वक्फ बोर्ड की हैं और हम एक कमेटी बनाएंगे और जिसने भी जनता की जमीन ली है, सरकार की संपत्ति ली है, वो सब वापस होगी। सुनिए। लगभग परिसंपत्तियां हैं, उन संपत्तियों की भी हम जांच करेंगे और जहां पर भी इस प्रकार के मामले होंगे इसके लिए जांच कमेटी बनाएंगे और उसमें हम कड़ाई से जांच करेंगे। एक एक जो समाज की ज़मीन है, प्रदेश की ज़मीन है, देश की ज़मीन है, वो देश के काम आनी चाहिए, प्रदेश के काम आनी चाहिए। जिन प्रयोजनों के लिए, गरीब लोगों के लिए अच्छे संस्थान खुलें, अच्छे सेवा के काम हों, शिक्षा के काम हों, उन कामों में उनको लगाया जाए। अब इससे किसी के मन में शक पैदा भी हो सकता है, जो बात वो कह रहे हैं। यही चिंता तो वो जाहिर कर रहे हैं ना। अब ये तो मुख्यमंत्री हैं, ये तो संवैधानिक पद पर हैं। जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट का आदेश पता है तो वो ये कह सकते हैं अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, उसके बाद देखेंगे कि क्या कार्रवाई करनी है, क्या काम करना है। जो वक्फ बिल पास किया है उसके हिसाब से काम करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक इंतजार किया जाना चाहिए। एक चीफ मिनिस्टर से ये उम्मीद की जा सकती है, लेकिन उनकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से नहीं है, उनकी लड़ाई अपनी पार्टी के बहुत सारे लोगों से है, कहाँ पर आगे बढ़ना है। वो सुप्रीम कोर्ट से नहीं झगड़ रहे, आप गलत तरीके से देख रहे हैं। धामी साहब को कहीं और लड़ना है। धामी साहब का जो कहने का तात्पर्य था सर, उनसे जब पूछा गया तो बेसिकली उन्होंने कहा है कि भाई हम इसकी जांच करेंगे और कमेटी बनाएंगे। अब ये तो उन्होंने कहा नहीं कि भाई हम अभी कल ही बनाने वाले, 30 दिन अंदर बना देंगे। मुझे लगता है वो भी समझ रहे होंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला है, 5 मई को सुनवाई होगी। जब सुप्रीम कोर्ट का फाइनल इसमें डिसीजन आएगा उसके बाद उस पर तेजी से कार्रवाई करेंगे। और कोई भी राज्य सरकार, चाहे वो धामी की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, किसी भी राज्य की हो, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, जिसमें सुनवाई हो रही है, जब तक अंतिम फैसला नहीं आएगा कोई उसमें आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन ये तय है कि इसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला। जो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने 5 तारीख को सुनवाई के लिए कहा है, और 3 मामलों पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो ऐसा नहीं कि पूरा मामला मतलब जिस तरीके से प्रचारित किया जा रहा है कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने पूरा वक्फ बिल को खारिज कर दिया है और बिल्कुल सरकार की खिंचाई कर दी और ये लागू नहीं होने वाला है और वापस होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यह बिल लागू हो चुका है, कंटिन्यू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार सरकार से पूछी है, सरकार 5 मई को अपना पक्ष रखने वाली है। तुषार मेहता ने कहा कि 5 मई को हम अपना पक्ष रखेंगे, सरकार पक्ष रखेगी, सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। और अभी सुप्रीम कोर्ट के जजों के पास भी समय है वक्फ बिल को पढ़ने का। लागू हो चुका है, वो लागू हो चुका है और अभी कमेटी बन सकती है। ऐसा कुछ पॉइंट्स पर भी अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानना कि सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा इसका मतलब रोक लगी, ऐसा नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट, एक लाइन में कह रहा हूं कि ये भी हम गलत तरीके से सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछे हैं उसका मतलब है कि 5 तारीख को वो उस पर रोक लगा देगा, ऐसा नहीं है ना। सरकार के पास ये मौका है कि सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस कर दे कि भाई ये गलत नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि जो सवाल पूछे वो रोक ही लग जाएगी। सही बात है, ये है, इसको ऐसे समझना चाहिए। और सरकार की कोशिश है कि पूरा एक्ट लागू। लेकिन ये धामी जी के स्टेटमेंट से ये लगता है कि एक और ऑप्शन जो अल्टरनेटिव स्टेट गवर्नमेंट्स के पास रहेगा कि वो अपनी अपनी जांच कराए, अपनी अपनी कमिटीज बनाए, जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर के पास भी है ही। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी राजनीति खेली है वो लगता है वो अलग ही एक लाइन और ट्रैजेक्टरी पे है। लेकिन ये तरीका भी सही है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट्स कमिटीज बनाना चाहे, इन्वेस्टिगेट करना चाहे, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई गलत बात है। एक खास तरीके से वक्फ की गई प्रॉपर्टीज पर फिलहाल स्टेटस को दिया है, या सरकार ने कहा है कि उस पर अभी फिलहाल पुष्कर सिंह, बाकी कानून तो चल रहा है और उन्होंने ये कहा है कि भाई हम अगर कोई गलत तरीके से कोई चीज हुई है तो हम उसको हम लोग जांच करेंगे। पुष्कर सिंह धामी का जो स्टेटमेंट है बिल्कुल एक संतुलित है, एक संविधान के तहत शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री का बिल्कुल एक सधा हुआ और न्यायपूर्ण बयान है।
इसमें सुप्रीम कोर्ट कहीं डिफाई नहीं है कि ये स्टेट गवर्नमेंट, हमारे पास जो शिकायतें हैं तो एक एक शिकायत पर काम करने की बजाय हम एक कमेटी बना करके उसकी रिपोर्ट मंगा लेंगे कि भाई कहाँ की गई है और जिस उद्देश्य के लिए वो प्रॉपर्टी गया है उस उद्देश्य पर वो खर्च हो। उन्होंने कहा भैया उस उद्देश्य के लिए काम हो, अच्छी संस्थाओं के पास जाए, जो सरकार की प्रॉपर्टी है वो सरकार और सार्वजनिक काम में आए। तो इसमें तो कहीं वो भाषा ही नहीं है। और आरती जी ने ठीक कहा कि अगर आप तुलना कर रहे हैं इस समय तेजस्वी यादव जी के बयान से तुलना कर लीजिए, आप ममता बनर्जी जी के, रेवंत रेड्डी जी के बयान से तुलना कर लीजिए बाकी, और फिर देखिए पुष्कर सिंह धामी के बयान, दोनों में कितना मौलिक अंतर है और दोनों में कितने बंगाल में जहां हिंसा हुई मुर्शिदाबाद में और जहां पर भाग करके शरण लेनी पड़ी सैकड़ों हिंदू परिवारों को मालदा में, वहां पर मालदा में कल गए थे गवर्नर साहब। आज सीवी आनंद बोस साहब जो हैं वो मुर्शिदाबाद में पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं और उसमें वो परिवार भी है जिनके घर के मुखिया को और उनके बेटे को, जो देवी की मूर्तियां बनाते थे, मिट्टी से मूर्तियां बनाने वाले लोग थे, उनको घर से खींचकर उनकी बड़ी नृशंस हत्या कर दी गई थी। वो तस्वीरें भी आजकल आ गई हैं लेकिन वो देखा नहीं जाता उन तस्वीरों को। तो मैं आपको उनकी बात सुनाऊंगा जो गवर्नर साहब कह रहे हैं वहाँ जाकर के। और इनसे अपील की थी ममता बनर्जी ने कि अभी माहौल ठीक नहीं है, आप वहाँ मत जाइए। इन्होंने उस बात को माना नहीं और ये वहाँ पर जाकर के लोगों से मिले हैं। ममता बनर्जी खुद तो गई नहीं आज तक। ये अभी आप जो देख रहे हैं अभी की तस्वीर है, एक पीड़ित से मुलाकात वो कर रहे हैं। अगर इसमें कहीं बातों में जी सुनते हैं थोड़ा सा। हेलो जीरो धुलियन 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 हाँ धुलियन जाफराबाद धुलियन जाफराबाद जाफराबाद 641 गवर्नर साहब भी चूंकि बंगाली है तो लाइव नहीं अरे भाई तू या तो नल्ले ছবিটা দিচ্ছি না বাকি বাকি একদম তো স্টিলে তো নলে দেখো কি ভাই ছবিটা শেষ হয়ে তো মরবে দেখো मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करना है तो ये नंबर में बुलाओ। मैं गवर्नर साहब बात भी कर रहे हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हैं साथ में जो उनके अधिकारी हैं अफसर जो हैं उनको। यहाँ एक प्रॉब्लम ये है अभी इस वक्त सबसे बड़ी कि जितने लोग रिलीफ कैंप में हैं सरकार चाहती है कि सब अपने घर वापस चले जाएं, क्योंकि स्थिति फिर वो उनको बताने वो तो ये बताना चाहते हैं कि हालात सामान्य हो गए, लेकिन वो लोग जाना नहीं चाहते। वो डरे हुए हैं कि हम अपने घर जाएंगे, ये तो हमारे बगल के लोग थे, ये इन लोगों ने तो आकर के सब कुछ किया, ये फिर आ जाएंगे। वहाँ पर हमारी तो तादाद इतनी नहीं है, ये मेजॉरिटी में है, तो हम वहाँ भरोसा नहीं कर सकते और पुलिस पर उनको बिल्कुल भरोसा नहीं है। कितने ही लोगों के स्टेटमेंट ऐसे आ चुके हैं अभी ऑन रिकॉर्ड जो कह रहे हैं कि हमने पुलिस को फोन किया, पुलिस आई ही नहीं। पुलिस कुछ करना तो छोड़िए, पुलिस ने फोन नहीं उठाई कई बार। तो कह रहे हम कैसे भरोसा कर लें। केवल बीएसएफ जब वहां पहुंची और सीआरपीएफ पहुंची है तब जाकर के उनका थोड़ा हौसला बढ़ा है और अब वो ये मांग कर रहे हैं कि हमारे गांव के बगल में आप पहले बीएसएफ का कैंप लगाइए। अब ये एक प्रशासनिक बात है कि कहाँ आप कैंप स्थापित करेंगे और कितने दिनों के लिए करेंगे। वो कह रहे हैं परमानेंट हमको कैंप चाहिए, तभी हम लोग वापस जा पाएंगे। तो ये वो हालात वहाँ पर वो बने हुए हैं। मैं सुन रहा था कल एक 6 महीने की बच्ची सर, उसकी माँ बोल रही थी कि मेरे घर में आए, बच्चे मेरे हाथ से छीनी और उसको सामने आग जल रही थी उसकी तरफ फेंक दिया, किसी तरह मैंने अपनी बच्ची की जान बचाई। ऐसे बताने वाले लोग हैं। वो जो परिवार दास परिवार है, जो पिता पुत्र मारे गए हैं, आप सोचिए एक घर में माँ और बहू दोनों विधवा हो गई। वो बता रही पहले ये लोग आए, पत्थरबाजी की, घर में नहीं घुस पाए, हमने घर बंद कर रखा था। फिर ये दोबारा आए, दरवाजा तोड़ करके घर के अंदर घुसे और हमारे घर से मेरे बेटे को और मेरे पति को खींच करके बाहर ले गए। हमारे सामने इतना उनको मारा, चाकुओं से मारा, उनके शरीर पर एक जगह नहीं थी जहां घाव ना हो, और उनके सामने उन लोगों ने दम तोड़ दिया। घर की महिलाओं के सामने उन दोनों ने उनकी हत्या की गई। तो वीडियो भी बहुत विभत्स है, जो वीडियो बहुत विभत्स, आप देखा नहीं जा सकता बिल्कुल वीडियो है। तो अब अगर ये लोग कह रहे हैं कि हमें हमारे साहब गए हैं, उससे पहले मुख्यमंत्री को वहां जाना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है और उनको वहां पर अपने लोगों में भरोसा मेरे ख्याल से गवर्नर से भी ज्यादा मुख्यमंत्री में होता कि यदि उनकी मुख्यमंत्री वहां पर। और अभी बहुत जल्दी है, मैं समझता हूँ कि यदि वो वापस जाने की बात सरकार कर रही है केवल अपनी इमेज बनाने के लिए, वो संभव नहीं है। वहां पर एक बार माहौल सामान्य हो, और बीएसएफ के कैंप से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि वो बीएसएफ का काम अस्थायी तौर पर हो सकता है, लेकिन माहौल अच्छा बनाए। गवर्नर वहां पर पहुंचे हैं, अच्छी बात है, और मेरे ख्याल से गवर्नर की जरूरत ही नहीं होती अगर मुख्यमंत्री खुद चली जाती वहां पर।
भरोसा बढ़ता है लोगों में, ज्यादा भरोसा बढ़ता है उससे कि भाई मुख्यमंत्री हमारे आई हैं और वो कहते हैं कि चलिए मैं कह रही हूँ। एक स्थायी इलाज है सर। अब आपको सुनाता हूं, मैं गवर्नर साहब की बात भी आपको सुनाता हूं। वहां पर महिला आयोग की अध्यक्षा भी पहुंची हुई हैं, वो भी लोगों से मिल रही हैं, उनकी बात भी आप सुनिएगा। विजया किशोर राहटकर जी हैं, वो भी वहां पर है और हमारे सहयोगी वहां मौजूद हैं। उन्होंने भी कुछ आपके लिए तस्वीरें और वहां के हालात जो उन पर एक रिपोर्ट बनाई है, वो भी देखिए। They said it was there earlier. Then they had some protection. Now they want to have a sense of security, and certainly some other, demands or whatever suggestions given by them. All these will be considered. I will take it up with the government of India and the state government for appropriate action. I will follow it up. I have also asked them, feel free to talk to me directly. The direct phone number has also been given. We will be in touch with them. Certainly, very effective, proactive steps will be taken. See, what they need is, they said, we want justice. They will get justice. We want peace. They will have peace. बहुत ज्यादा हो गया है इस तरीके से, ये सब अमानवीय है। इतनी तकलीफ इन सब लोगों को हो रही है। हमने जो जो कुछ बातें मांगी है, हम वो चीजें सब हम सरकार के सामने। जाफराबाद में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर सबसे ज़्यादा दंगाइयों ने उत्पात मचाया, कई घरों को जलाया, दुकानों में लूटपाट की, घरों में लूटपाट किया, मंदिरों को तोड़ा और यहाँ पर 2 लोगों की हत्या भी हुई। तमाम जो महिलाएं हैं, आप देखिए हाथों में तख्ती लेकर यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें लिखा है हिंदू आर इन डेंजर। बीएसएफ कैंप की मांग की जा रही है, परमानेंट बीएसएफ कैंप। यहाँ पर वी वांट परमानेंट बीएसएफ कैंप। वो इसलिए क्योंकि यहाँ का हिंदू डरा हुआ है और ये मानता है कि अगर बीएसएफ की टुकड़ी यहाँ से चली गई तो दोबारा से ये नरसंहार हो सकता है और इसी को लेकर ये मांग की जा रही है। क्योंकि एनसीडब्ल्यू की जो अध्यक्षा हैं विजया राहटकर, वो यहाँ पर मौजूद है, वो यहाँ पर आई हैं और इसी वजह से ये तमाम जो महिलाएं हैं वो ये प्रयास कर रही हैं कि यहाँ पर जो है बीएसएफ का जो कैंप है वो परमानेंट लगाया जाए। इन महिलाओं से भी हम बात करते हैं। मैडम, ये बीएसएफ कैंप की डिमांड यहाँ पर की जा रही है, स्पेशली जाफराबाद में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ये कुछ हिंदी भी बोल पाने में असमर्थ है। आप बताइए कि आखिर कहना क्या चाह रही है आप? तो साथ सब राष्ट्रपति शासन और बोल रहे बीएसएफ कैंप बिल्लों को चाहिए, नहीं तो राष्ट्रपति शासन शांति सुरक्षा के लिए। राज्यपाल सीवी आनंद बोस इस वक्त पहुंच चुके हैं। हरगोविंद दास और चंदन दास, जिनको बेरहमी से यहाँ पर कत्ल किया गया, और उनके घर पर फिलहाल राज्यपाल सीवी आनंद बोस पहुंच चुके हैं। उनके परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं इस वक्त। और बाहर में जैसे कि देखा जा रहा है, यहाँ पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है क्योंकि लगातार ये इस इलाके में हिंसा होते हुए आ रही है। तो यहाँ का जो महिलाएं है वो इसी जगह पर परमानेंट बीएसएफ कैंप चाहते हैं और हिंदुओं का सुरक्षा चाहते हैं। अब इन लोगों का जो खौफ है, जो दहशत है इनमें, वो हम लोग उसको इमेजिन कर नहीं सकते। मुझे लगता है आरती जी हम सब में इस पर बात करें तो बेहतर है। अपने ही देश में, अपने ही घर में आप पराये हो जाएं, अपने ही सामान अपने सामने घर जलता हुआ अपना देखें, अपने ही लोगों को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखें। बिल्कुल सौरभ, ये तो मेरे लिए बहुत पर्सनल है ये चीज़ें, क्योंकि ये माहौल हमने कश्मीर में देखा 1980s में। इनफैक्ट 87 के बाद ही हमने जो वो 2-3 साल 1990 से पहले की बात कर रही हूँ, जब एक्सोडस हुआ उससे पहले की बात कर रही हूँ, इस तरह का माहौल था कि जब आपके पूरा जो सिस्टम है, ना आपके साथ पुलिस है, ना आपके साथ सरकार है, ना आपका कोई राजनेता आपसे मिलने आ रहा है, ना आपकी कोई खबर लेने आ रहा है, तो उस वक्त जो एक होपलेसनेस और डिस्पेयर और आपको निराशा जो होती है, वो निराशा आपने दिखाई कि कितने ये डरे हुए हैं। और उसका एक सबसे खतरनाक पहलू ये हो जाता है कि अगर स्टेट और सिस्टम आपके साथ, आपके लिए, आपको बचाने के लिए नहीं आ रहा है, तो आप कहाँ जाएंगे? ये भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है, जैसे हमने देखा भी कई सारे जगहों से हिंदू भागे और वहाँ अपना घर छोड़ गए। अपने ही देश में, अपनी ही जगह, अपनी ही जन्मभूमि को आप छोड़ के कहीं और जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, तो वो क्या दिखाता है? वो ये दिखा रहा है कि आप इनसे कह रहे हो आप वापस वहीं जाओ। बिल्कुल सौरभ, मैं ये कहूंगी कि जो गलतियां 1990 में कश्मीर में हुई, और सबसे बड़ी जिम्मेवारी उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थी। आज भी मैं मानती हूं, मैंने परसों भी कहा, कल भी कहा, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास बहुत सारे ऑप्शंस है। प्रेसिडेंट्स रूल जो है वो लास्ट ऑप्शन होता है। उससे पहले क्या आप कर रहे हैं? आपकी कोई टीम वहां क्यों नहीं जा रही है? आपके लोग क्यों नहीं जा रही है? आपके पार्टी के लोग क्यों नहीं जा रहे हैं?
इतने सारे एनजीओज, इतने दुनिया भर के एनजीओज पड़े हैं पूरे देश में, वो कहाँ हैं वो सारे एनजीओज जो ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं? वो कहाँ हैं वो सब लोग? तो मुझे लगता है कि बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं वो नहीं यूज किए जा रहे हैं। लोगों को अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए। आप एक बार घर छोड़ेंगे तो वापस जाना हमेशा मुश्किल होता है। नहीं, जल्द से जल्द इनको मतलब बिल्कुल सुरक्षा के साथ सरकार को ये इंश्योर करना चाहिए कि इनकी सुरक्षा हो, अपने घरों में ये वापस जाए, और ये इंश्योर करे कि जो बाकी कम्युनिटीज है उन सबको साथ में बिठा के ये इंश्योर करे कि बातचीत हो। ये दंगों से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली स्टेट की जिम्मेवारी है कि वो हर नागरिक की सुरक्षा वो दे। इसको जरा सा उल्टा करके एक लम्हे के लिए सोच लीजिए, भगवान ना करे कभी हो ये भीड़ हिंदुओं की होती और मारे गए लोग मुसलमान होते, तो आज तो हम यूएन से मांग कर रहे होते हमारे यहाँ लोग कि यूएन यहाँ पर आकर पीस कीपिंग फोर्स भेजे, अमेरिका का राष्ट्रपति आकर के भारत में चलाए। बंगाल की मुख्यमंत्री महिला है, नाम भी ममता बनर्जी है, लेकिन जरा भी ममता बनर्जी के अंदर ममता नहीं है। संदेश खाली हो जाती है घटना तो ममता बनर्जी को बहुत फर्क नहीं पड़ता। अगर आप देखेंगे आरजीकर मेडिकल कॉलेज की इतनी विभत्स घटना घटती है, उसके बाद ममता बनर्जी को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। संदेश खाली के अलावा अब अगर आप ये देखेंगे कि जितना बड़ा मुर्शिदाबाद में जो दंगा हुआ और जिस तरीके से मारा गया है, मारे जा रहे लोग घर छोड़ के चले गए अपना, उसके बाद ममता बनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ममता बनर्जी की राज्यपाल कह रहे हैं कि हम इनको न्याय और शांति हम देंगे, दिलवाएंगे इनको, कैसे? नहीं, अब देखिए गवर्नर क्या कर सकते हैं। गवर्नर ने विजिट कर लिए, अपना आंखों देखा हाल जो अनुभव है गवर्नर वो केंद्र सरकार गृह मंत्रालय को भेज सकते हैं। वो ममता बनर्जी से कह सकते हैं कि हालत बहुत ज्यादा वहां खराब है, केंद्र सरकार से राष्ट्रपति शासन लगाने का वो अनुरोध कर सकते हैं, या वो ये कह सकते हैं कि भाई राज्य सरकार की जिम्मेदारी में अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रोवाइड करनी थी, राज्य सरकार उसमें पूरी तरीके से विफल और फेल हो चुकी है। केंद्र सरकार निर्णय ले कि अब वहां की जनता कैसे रहे। तो मुझे लग रहा है कि अब केंद्र सरकार को भी देखना पड़ेगा। अब ये देखते हैं कि गवर्नर अपनी रिपोर्ट कैसी भेजते हैं। क्या वो केंद्र सरकार से इस बात की मांग करते हैं कि भाई जिस तरीके से हालात बंगाल में बन गए उसमें लोगों का रहना बहुत मुश्किल है, आने वाले चुनाव इस तरीके के माहौल में नहीं हो सकते, केंद्र सरकार निर्णय ले, या तो राष्ट्रपति शासन लगा या केंद्रीय चुनाव को देख के भी नहीं होनी चाहिए। अभी जो हालात है उन पर सरकार भेजे अर्धसैनिक शासन भेजा, लेकिन कब तक रहेगी सेना, कब तक रहेगी भाई? जब पुलिस पर जनता का विश्वास उठ जाए। थोड़ी और बातचीत की तस्वीरें आ रही हैं गवर्नर की और पीड़ितों की, एक बार जरा सुना दीजिए। आस्ते 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 দেখি ভাই আবেদন জানাচ্ছেন। আরে গান দিয়ে আমার শুনবে না। आस्ते 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 आप आक्रोश देखिए जरा महिला का, बात तो हम नहीं समझ पा रहे उनकी क्या गुस्सा था उनके अंदर। छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं बच्चे। देखिए वो एक पीड़ा है। देखिए दो सिचुएशन है, जो कुछ दिख रहा है वो हमारे आपके की आंखों के सामने है। किसी भी संविधान के तहत चलने वाले देश में और सेकुलर कंट्रीज में, इस्लाम की घोषित शरिया के आधार पर चलने वाले मुल्कों की बात अलग है, वहाँ भी सुरक्षा की कुछ व्यवस्था हो जाती है। जो कुछ हुआ है उस पर तो बाद में बात करेंगे, लेकिन वहाँ के सरकार का रुख क्या है? ममता बनर्जी गवर्नर वहाँ नहीं जाए, यानी गवर्नर को उन्होंने जाने से रोका। एक्शन तो ये होना चाहिए कि मुख्यमंत्री स्वयं कहें कि हम भी आपके साथ चल रहे हैं और देखते हैं कौन ऐसा करता है। सेकेंड सिचुएशन है कि जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसने बंद बुलाया था, उसने इसकी निंदा का एक प्रस्ताव तक पारित नहीं किया है कि हाँ इस प्रकार की हिंसा गलत है और हिंसा हुई है। तीसरा है कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी जिम्मेवारी के बजाय मानने के लिए तैयार नहीं है कि मुस्लिम कट्टरपंथियों के द्वारा ये जानबूझकर हिंसा की गई है ताकि उस जगह को इनसे खाली कराया जाए। वो बीएसएफ पर आरोप लगा रही है, जो बीएसएफ की सीमा सुरक्षा की जिम्मेवारी है कि उसने बांग्लादेश से बुला करके और इनको जो है मरवाया है जानबूझ के बीजेपी चुनाव जीतने के लिए। तो ये एक ऐसा सिचुएशन है जो एक जम्मू कश्मीर की बात कर रहे थे, कम से कम एक सिचुएशन आई कि वहां कोई सरकार नहीं थी, मान लीजिए
फारूक अब्दुल्ला भाग गए थे लंदन छोड़ करके जो स्थिति थी। लेकिन यहां तो एक चुनी हुई सरकार है, उसके साथ देश की पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वहां तो ये अब इस स्थिति में क्या किया जाए, रोने से ममता बनर्जी तो आपके और हमारे लिए कह रही हैं कि बदनाम कर रहे हैं हमारी सरकार। यही मैंने कहा कि अगर सरकार ये मानने को ही तैयार नहीं है कि ये कट्टरपंथी हिंसक मुसलमानों के, सभी मुसलमानों ने ही ये जानबूझ करके उस जगह को खाली करने के लिए किया, क्योंकि अगर तालाब में मतलब जहर डाल दिए गए, अगर पानी में जहर डाल दिया गया तो प्लानिंग तो लंबी रही होगी, ऐसे तो है नहीं। और 8 तारीख से 13 तारीख सरकार को क्या करना चाहिए सर? देखिए पहले 8 से 13 तारीख तक हिंसा हुई है। आपको पता है, आपने कल दिखाया है कि जंगीपुरा में 10,000 लोग आ गए, उनके हाथों में हथियार थे, पुलिस का पिस्तौल तक छीना है, जो कि रिवॉल्वर छीना है। और पुलिस ने पहली बार, लेकिन देखिए एक री और होप सरकार पर आओ, री और होप ये जगह है कि पहली बार सरकार की मंशा के विपरीत अपनी बदनामी से बचने के लिए पुलिस ने हाईकोर्ट में जो रिपोर्ट दी है 34 पेज की रिपोर्ट, उसमें उसने बहुत सारे सच स्वीकार किया है कि क्या सिचुएशन था, केवल मुसलमान हमले कर रहे थे, लोकल लोग थे, हमारे साथ क्या सिचुएशन। हमने कहा कि बीएसएफ लाओ, हमारे हाथ में नहीं। देखिए सरकार में कुछ तो होने वाला है, क्योंकि सरकार की इस समय की गतिविधि जो है उतनी सामान्य नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जम्मू कश्मीर का दौरा रद्द होना, बुधवार की कैबिनेट की बैठक जो नियमित होती ही थी, एजेंडा हो नहीं हो उसका रद्द होना, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के पास जाना, हालांकि उस समय राष्ट्रपति के विरुद्ध जो है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आ गई थी, वो मुलाकात करना, अमित शाह जी का अलग अलग बैठना चारों तरफ, और उपराष्ट्रपति का इतना एक आक्रामक बयान तो खैर आप कह रहे सरकार कुछ तो करेगी। एक अभूतपूर्व सरकार की बात नहीं है सर, अब अभूतपूर्व, लेकिन का समय हो गया है सर। आम लोग नहीं, आम हिंदू समाज को भी सड़क पर कम से कम उतर के अहिंसक तरीके से विरोध करने तो आना चाहिए संगठनों को। अगर आप कुछ कह रही हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती थी कि ऑल पार्टी एक डेलीगेशन क्यों नहीं जा रहा है? जिस वक्त जो कश्मीर में इन्होंने किया वही ये दोबारा कर रहे हैं। सारी पॉलिटिकल पार्टीज का जो एटीट्यूड है इस टाइम कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कोई मर रहा है कि कोई जल रहा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। आइए आपको उत्तर प्रदेश की कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट बताता हूं, इस वक्त क्या चल रहा है। अखिलेश यादव आगरा में हैं और खबर वहां यह है कि जो राणा सांगा पर विवादित बयान देने वाले उनके सांसद हैं रामजी लाल सुमन, उनके बगल में बैठे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, उनसे ये मुलाकात उनकी हुई है। और इसमें यहाँ उन्होंने कुछ आरोप लगाए, राजनीतिक आरोप लगाए योगी आदित्यनाथ के ऊपर। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि दरअसल योगी आदित्यनाथ के साथ राजपूत समाज खड़ा हुआ है, ठाकुर समुदाय खड़ा हुआ है, ये दिखाने का ये सारा प्रयास था जो कुछ आगरा में हुआ। रामजी लाल सुमन के घर के ऊपर करणी सेना के लोगों ने पहले हमला किया था और उसके बाद फिर बड़ी तादाद में करणी सेना के लोग वहां पर एक और कार्यक्रम करके उसमें शामिल हुए थे और उसमें तलवारें लोगों के हाथ में थी, सबने लाल पगड़ी बांधी हुई थी। अब अखिलेश यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि योगी जी की निगरानी में कुछ उनके स्वजातीय एमएलए जो राजस्थान के थे, इनको लखनऊ के एक बड़े होटल में बुलाया गया और इनकी फंडिंग की गई और ये दरअसल केंद्र को एक मैसेज देने की कोशिश थी कि राजपूत समाज योगी जी के साथ पूरी शिद्दत के साथ खड़ा हुआ है ताकि योगी जी की कुर्सी पर कोई खतरा ना आए। तो वो इसमें बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स जो है वो बता रहे हैं कि वो उस पर काम योगी जी कर रहे थे, दिखाना अपनी पार्टी के दिल्ली के नेतृत्व को चाहते थे कि मेरे बारे में सोचना भी मत कुछ, मेरे साथ पूरा ठाकुर समाज जो है वो खड़ा हुआ है। तो इनकी बात मैं आपको सुनाता हूं। अच्छा, योगी जी ने भी हाल फिलहाल में एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव तो वो हैं जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान करते हैं, ये जिन्ना का महिमा मंडन करते हैं, तो ये जिस पीडीए की बात करते हैं कम से कम उनका नाम लेना छोड़ दें। सुनिए। योगी जी की निगरानी में उनके एक सलाहकार और कुछ इंडिपेंडेंट स्वजातीय एमएलए जो राजस्थान के थे, इंडिपेंडेंट एमएलए को लखनऊ के एक बड़े होटल में बुलाया गया था। फिर इस मुद्दे की पटकथा उस सीएम के सलाहकार ने इन स्वजातीय एमएलए के साथ मिलकर लिखी कि राजस्थान और यूपी के कुछ अराजक तत्व और योगी सेना को फंडिंग की ताकि ये माहौल बनाया जाए जिससे दो फायदे हों। केंद्र की बीजेपी सरकार को ये बताया जाए कि राजपूत योगी के साथ है और योगी की सीएम कुर्सी बनी रहे। यूपी में पीडीए और आगरा में मुख्यतः जाटा मुस्लिम निषाद और कुशवाहा समाज में एक डर पैदा किया जाए
और खासकर पीड़ित समाज में एक डर पैदा किया जाए जिससे ये अपने हक की आवाज उठाना बंद कर दें। इन सब के पीछे सरकार का सपोर्ट और फंडिंग थी। समाजवादी पार्टी के मुखिया स्वयं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान करते हैं और देश तोड़क जिन्ना, जिस जिन्ना के कारण पाकिस्तान में हिंदू मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर जिस जिन्ना के कारण आज भी दलित हिंदुओं के साथ निर्मम अत्याचार हो रहे हैं, उस जिन्ना का महिमा मंडन समाजवादी पार्टी कर रही है। बहनों और भाइयों, यह वही कुत्सित मानसिकता है जो दलितों का, गरीबों का, वंचितों का हित नहीं होने देना चाहती है। सबका साथ और सबके विकास के अभियान को प्रभावी ढंग से आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है, क्योंकि सबका साथ और सबका विकास का अभियान आगे बढ़ेगा तो मेरा विकास हो, मेरे परिवार का विकास हो, यह अभियान बेनकाब हो जाएगा। और उस अभियान से बचाव के लिए ये लोग तमाम प्रकार की कुछ चेष्टाएं कर रहे हैं, लेकिन हमें सावधान और सतर्क रह करके वर्तमान स्थिति में समाज को जातीय आधार पर बंटने नहीं देना है। समाज को एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस अभियान के साथ जोड़ना है। देखिए, जब ये सारा विवाद शुरू हुआ था तो अखिलेश यादव तो इसके बिल्कुल केंद्र में थे। उनके सांसद पर हमला हुआ, उनके सांसद ने राणा सांगा को गद्दार और उनकी बात करने वालों को राणा गद्दार की औलाद कहा था। उसके बाद इन्होंने इसको जातीय रंग देने की कोशिश की कि मेरा सांसद दलित है, इसलिए ये इन लोगों की हिम्मत हो पाई कि उसके घर पर इन्होंने हमला किया। अगर ये किसी और ऊंचे जाति के होते तो ये हरकत नहीं करते। फिर उसको क्योंकि करणी सेना ने किया था, राजपूत समाज की एक संगठन ने ये काम किया था, तो उसमें उन्होंने साथ में योगी जी को लपेटा है कि ये तो योगी जी के स्वजातीय हैं और योगी जी इन पर शांत इसीलिए हैं, इन पर कार्रवाई इसीलिए नहीं करते क्योंकि ये उन्हीं की जाति से आते हैं। वो आरोप लगाते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरशाही चलाते हैं योगी आदित्यनाथ। अब इसमें कितनी सच्चाई है कि ठाकुरों की सेना आई थी वहां पर, इसलिए योगी जी ने कुछ नहीं किया और वो केंद्र को भी ये मैसेज, अब वो कोई खबर निकाल के लाए हैं कि लखनऊ के होटल में राजस्थान के राजपूत विधायक मिले और कहा कि बता दो दिल्ली को कि सारे राजपूत इनके साथ हैं। नहीं, देखिए, जो नेता स्वयं जाति की बात करते हो, स्वयं को अपने को एक महान यादव बताते हो हमारे देश में, वो दूसरे पर जरूर उठाते हैं प्रश्न कि वो जातिवादी है। अखिलेश यादव जी की पूरी पॉलिटिक्स यादव और मुसलमान की पूरे खानदान की पॉलिटिक्स रही है। मुझे बहुत तकलीफ है कि अभी तक एक शब्द, बाकी तो बाद में आएंगे, एक शब्द भी उन्होंने अपने सांसद के खिलाफ जो कि वहाँ के उनके अपनी पार्टी में इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं, एक शब्द नहीं बोला। अखिलेश यादव पहले ये तो बता दें कि क्या वो राणा सांगा के बारे में रामजी लाल सुमन ने जो कुछ भी कहा है, जितने अपमानजनक शब्द से दिया है, और पूरे राजपूत क्या है, राणा सांगा को केवल राजपूत तो नहीं है, भारत की रक्षा के लिए युद्ध करने वाला आदमी, वो तो संपूर्ण भारत का प्रतिनिधि है, हमारे भारत का महान सपूत था वो। उसके बारे में अगर कोई बोल रहा है तो उसके खिलाफ गुस्सा पैदा होगा कि नहीं होगा। मैं हिंसा के पक्ष में नहीं हूं, जो लोग वहां जाके तलवार भाज रहे थे उनके पक्ष में नहीं हूं, लेकिन गुस्सा पैदा होता है तो सबको और आलोचना होती है। आज भी अखिलेश जी का जो भाषा है, बाकी जो भाषा है, वो आग लगाने वाली भाषा है। अगर योगी जी के साथ देश के राजपूत हो जाते हैं तो ये समस्या है क्या? ये तो हमारे देश में आपके साथ सारे यादव हैं तो समस्या नहीं है, मुसलमान हो जाता है तो समस्या नहीं है, अगर राजपूत हैं भी तो इसमें क्या समस्या है भाई? कोई राजपूत है मान लीजिए, जो हालांकि सन्यासी अपने नहीं सर, हाँ यही बात है, योगी जी की तो जाति नहीं हो सकती ना। नहीं, अरे वो दूसरी बात है। सुनिए, मैं जातिवाद नहीं मानता हूं, लेकिन हमारी जाति के लोग हमसे मिलने आ जाते हैं और हमको उसमें क्या समस्या है मुझे बताइए ना। क्या योगी जी कहे कि राजपूत हमसे मिलने नहीं आए? क्या योगी जी कहे कि नहीं राजपूत हमारे साथ आएंगे तो हमारी बदनामी होगी? ये तो संभव नहीं होता है। नहीं, मैं उस पर पूछ रहा हूं जो उन्होंने कहा कि वो दिखा रहे थे दिल्ली की भाजपा को कि ये राजपूत मेरे बारे में मत सोचना, मुझे हटाने के बारे में। नहीं, देखिए, ये तो ऐसा है कि ये एक देश भर में एक गलतफहमी पैदा हुई है। कल मैंने एक आर्टिकल्स भी इस पर लिखा है और नवभारत टाइम्स में छपा भी है। पार्लियामेंट में भी कहे कि योगी जी पर बोल दीजिए, जिनके बारे में कहा जाता है कि जिनके साथ प्रतिस्पर्धा है, उन्होंने कहा कि तीसरी बार वो भी रिपीट हो रहे। रुक के कहा अखिलेश जी को, रुक के कहा, ये भी नहीं कि रुक के नहीं कहा हो, वो थम गए, उसको टाल भी सकते थे। उन्होंने बिल्कुल अपने को रोका और कहा कि वो भी तीसरी बार रिपीट हो रहे हैं। अखिलेश जी चुपचाप बैठ गए। तो ये तो एक भाव फैलाया जाता है। देखिए, इसमें मूल बात यह है
कि अखिलेश यादव जी की जो रणनीति लग रही है कि इस भावना के आधार पर देश में, राज्य में जातीय विभाजन करो, ये बताओ कि केवल इनके साथ राजपूत हैं और राजपूत केवल हैं और बाकी जातियों को गोलबंदी करो। रामजी लाल सुमन ने जो कहा है उसको दलितों की आवाज बताओ, दलित पर अटैक हो रहा है और वो पॉलिटिक्स करो, ये घृणात्मक पॉलिटिक्स है। चलिए सर आगे बढ़ रहा हूं, मैं खबर आपको दे रहा हूं महाराष्ट्र से। अब महाराष्ट्र में राज ठाकरे का बयान और ठाकरे भाई वो जो है एक बार फिर से बात होने लगी। राज ठाकरे ने दरअसल ये कहा है कि मेरा उद्धव ठाकरे से राजनीतिक मतभेद हो सकता है, लेकिन मैं मराठी मानुष के हित में उनके साथ एक होना चाहूंगा, हमें एक होना होगा, ये बोल रहे हैं राज ठाकरे। अब बड़े अरसे के बाद ऐसी कोई बातें सुनी है राज ठाकरे के मुंह से, हमने जवाब आया उसमें सामने उद्धव ठाकरे का भी। उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि मेरी तरफ से तो कोई झगड़ा था ही नहीं, कोई झगड़ा नहीं था तो आप अलग क्यों हो गए। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं छोटे मोटे झगड़ों को दरकिनार कर सकता हूं। तो ये तो यहां अलग कहानी लिखी जा रही है, भाई से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे पारिवारिक रूप से आप देखें, संजीव जी ज्यादा बताएंगे, लेकिन जब उनके एक सर्जरी हुई थी, हार्ट का ऑपरेशन हुआ था उद्धव ठाकरे का, तो वो अस्पताल भी गए थे देखने के लिए उस वक्त, खुद गाड़ी चला करके राज ठाकरे। दोनों में एक समानता है, दोनों भाइयों में गाड़ी खुद चलाते हैं अपनी, एक अलग चीज दिखाई देती है, इसकी मैंने बात की। सुनिए बयान। या महाराष्ट्राच्या अस्तित्वासाठी, मराठी माणसाच्या अस्तित्वासाठी ही भांडणं आणि हे वाद आणि या सगळ्या गोष्टी अत्यंत क्षुल्लक आहेत, अत्यंत क्षुल्लक आहेत। त्याच्यामुळे एकत्र येणं आणि एकत्र राहणं यात काही मला फार कठीण गोष्ट आहे अशातला मला वाटत नाहीये। परंतु विषय फक्त इच्छेचा आहे, हा एकट्या माझ्या इच्छेचा नाहीये विषय आणि माझ्या काही स्वार्थाचा पण विषय नाहीये। मला असं वाटतं आपण लार्जर पिक्चर बघणं गरजेचं। अभी इनका जो पॉलिटिकल मुद्दा है इनके पास वो क्या है, वो है हिंदी का मुद्दा। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, हम हिंदू हैं, हिंदी नहीं है। वहां दरअसल प्राइमरी कक्षाओं में हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बना दिया गया 1 से 5वीं तक, पहले से 5वीं तक उस पर ये उबले हुए हैं आजकल। लेकिन अब ये कह रहे हैं उद्धव और मैं एक हो सकते हैं, और उद्धव जी भी कह रहे हैं नो प्रॉब्लम। देखिए, मुझे लगता है कि अब ये दोनों की सियासी मजबूरी है साथ में आना। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई, एकनाथ शिंदे सब कुछ उनका ले गए, आपका सिंबल ले गए, पार्टी ले गए, सत्ता से आप बाहर हो गए। अब उद्धव ठाकरे के पास बहुत कुछ बचा नहीं, महाराष्ट्र की राजनीति में कमजोर बन चुके हैं। राज ठाकरे ने भी कोशिश की थी कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर किसी तरीके से राजनीति में सक्रिय हो जाए। तो उनका बेटा माइन से चुनाव लड़ा था अमित ठाकरे, वो चुनाव 1300 वोटों से हार गए और उद्धव ठाकरे के कारण ही हारे। उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट वहां से सांसद विधायक बना, उनको बेटे को हार का सामना करना पड़ा। अब प्रश्न यह है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे क्या करेंगे। राज ठाकरे 2006 में मन से बनाई थी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अलग होकर, और उन्हें लग रहा था कि वो महाराष्ट्र की राजनीति में स्टेब्लिश हो जाएंगे। उस समय बेहतर प्रदर्शन किया 2009 का, चाहे लोकसभा चुनाव चाहे विधानसभा चुनाव, उनका अच्छा प्रदर्शन रहा था। लेकिन अब एक विधायक उनके पास है, 2% का वोट बैंक है, तो आज एक भी विधायक उनके पास नहीं है। तो इसी स्थिति में राज ठाकरे के पास महाराष्ट्र में फिर से वो जो राजनीति जो कहते थे मराठी अस्मिता की, कि महाराष्ट्र के अंदर मराठी ही बोली जाएगी, बोर्ड मराठी में लगाए जाएंगे, आपको अगर फल सब्जी बेचना है तो आप किसी भी प्रांत के हो, आपको मराठी सीखना पड़ेगी। अगर मराठी नहीं आती है तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आपको ट्यूटर उपलब्ध कराएगी, जो आपको रोज 2 घंटा मराठी सिखाएगी, तब आप सब्जी फल बेचना। अगर नहीं बोल पाओगे तो आप पीटे जाओगे। जिस तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर फिर से राजनीति शुरू करी है, मुझे लग रहा है कि दोबारा ये माहौल बना रहे हैं, बना दिया, शुरू कर दिया उन्होंने, और पीटना शुरू कर दिया और कह दिया है कि भाई मराठी बोलिए, उत्तर भारत के लोग अगर नहीं बोल पाते, टैक्सी वाले हो, सब्जी वाले, तो हम आपको मराठी टीचर देंगे। वहीं आ गए जहां से शुरू हुए थे। उनकी राजनीति वही है राज ठाकरे की। और बंबई बीएमसी चुनाव को देखते हुए मराठी अस्मिता की बात करते हुए उन्होंने स्पष्ट बोला कि हम हिंदू है लेकिन हिंदी नहीं है, हम मराठी है। पॉलिटिक्स में जरूरी नहीं है कि 1+1 2 हो जाए, नहीं होगा, लेकिन 11 भी हो जाता है और 1 भी रह जाता है। लेकिन बीएमसी के चुनाव में दोनों का जो उद्देश्य है, बीएमसी का जो चुनाव आएगा, पुणे महानगर पालिका का जो चुनाव आएगा, उसमें ये चाहते हैं कि मिलकर चुनाव लड़ेंगे। पॉलिटिकल फोर्स बनती है इन दोनों के भाइयों के साथ आने से। देखिए, अभी पॉलिटिकल फोर्स नहीं बनती, लेकिन अभी बीएमसी का चुनाव है। और आप क्या करते हैं, जब आप राजनीति में कहीं नहीं है तो फिर वही कोर से शुरू करेंगे, क्योंकि उनके पास क्या इश्यू हो सकता है। उद्धव ठाकरे के लिए अभी परेशानी हो सकती है, क्योंकि वो कांग्रेस के साथ वहां पर हैं गठबंधन में। तो कांग्रेस तो एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, और वो तो सारे भैया और उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को रिप्रेजेंट करती है कांग्रेस पार्टी वहां पर। तो क्या इस पर वो काम करेंगे? और सही बात हो रही है, राज ठाकरे तो इस पर शुरू कर दिया काम, और ये फिर पुरानी कहानी मुंबई की शुरू हो जाएगी, जहां पर वो पीटा गया था उत्तर भारतीय लोगों को। तो उस तरह की राजनीति, लेकिन क्या बड़ी फोर्स बनेगी, नहीं बनेगी। अभी वो बीएमसी के चुनावों में खासतौर से सोच रहे हैं कि एक बार खड़ा होने का ये मौका मिलेगा कि किस तरह से किया जाएगा। लेकिन अब
बीजेपी सरकार के लिए भी मुश्किल में, आपने तीसरी भाषा कर दी है। और हिंदी वाला मामला भी उनके गले पड़ा हुआ है, हिंदी वाला हो गया। और कहीं स्टालिन साहब ना सुन ले इस बात को। आप तो कह रहे थे कि जरूरी नहीं है, अब यहाँ तो कंपलसरी कर दिया, तो महाराष्ट्र में कंपलसरी किया तो फिर धर्मेंद्र प्रधान क्या बोलेंगे। ठीक है सर, अगली खबर मैं आपको दे रहा हूं नेशनल हेराल्ड मामले की, जिसमें सोनिया गांधी राहुल गांधी पर चार्जशीट हुई है। इस कुछ डिटेल आई है इसके सामने, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। दरअसल ईडी ने ये कहा कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, वो तो 998 करोड़ समथिंग या 78 करोड़ ऐसा कुछ है वो, कि उतने करोड़ की है। लेकिन उसमें कुछ और रकम का भी हवाला है कि जैसे उसमें 2017-18 में ये बताया गया कि 18 करोड़ से ज्यादा का चंदा मिला नेशनल हेराल्ड को। अब ईडी कह रही है हमने जांच की, चंदा देने वाले फर्जी लोग हैं, फर्जी एंट्रियां हैं तो वो पैसा कहां से आया, किसका पैसा आया। फिर ये बताया गया कि हमें 38.5 करोड़ रुपए का लगभग उसको अग्रिम किराया मिला, रेंट। तो देखा कि भाई तो रेंट का एग्रीमेंट होना चाहिए, तो रेंट एग्रीमेंट भी फर्जी निकला। फिर बताया गया कि साहब यहाँ इस अखबार चलता है चूंकि, तो और वेब एडिशन आता है इसका ज़्यादा, तो उस पर उसमें कुछ लोगों ने विज्ञापन दिया था, उससे कमाई हुई है। तो 28 करोड़ से ज़्यादा की विज्ञापन से कमाई हुई। उसमें पता लगा कि 15 करोड़ तो कांग्रेस के ही संगठनों ने उसको विज्ञापन दिया था, इंटरनली विज्ञापन 15 करोड़ चला गया था। 13 करोड़ और लोगों ने दिए थे, और उसमें भी ईडी ने कहा कि हमें पूछताछ में पता चला कि ये हम जिन लोगों ने दी उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कहने पर विज्ञापन दिए थे। तो वो भी एक किस्म का उसमें भी जो है फर्जीवाड़ा उनको जो है देखने को मिल रहा है इस पर। लेकिन सुखविंदर सुक्खू ये कह रहे हैं, जो हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं, कि हमारा अखबार है, हम देंगे चंदा, उसी चंदे को जो है आरती जी नेशनल हेराल्ड को। बस सवाल यही है ना कि वहां पे क्या फर्जीवाड़ा क्या हुआ, कांग्रेस भी ये पूछती है, ये निकल के आ रहा है। देखिए, जब तक सारे हमारे पास इनफैक्ट चार्जशीट की डिटेल्स नहीं है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये प्रीमेच्योर होगा कि आखिर ये हुआ क्या है, ये इशू है क्या। बट ऊपर से जो समझ आता है कि वहाँ पे एक इशू तो है करप्शन का, इसलिए तभी ईडी ने चार्जशीट निकाला है, तभी पूछताछ हो रही है, और तभी इतने समय से इस केस को लड़ा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं एक तो घबराई हुई है, जिस तरह से सुक्खू का आप बोल रहे थे, कहीं ना कहीं ये परेशानी है। और साथ ही साथ हमने देखा कि पिछले एक हफ्ते में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, शायद एक और एस्पेक्ट ये भी है कि बीजेपी भी, सरकार भी कांग्रेस मुक्त भारत जो समझ रही थी कि होगा, वो नहीं होने वाला है। कांग्रेस को थ्रेट मान रही है, थ्रेट देख रही है। तो ये सारी राजनीति उसको लेकर चल रही है। अभी आने वाले समय में ही पता चलेगा कि वाकई क्या डिटेल्स है चार्जशीट, तो कितना दूर इस मामले को ले जाना चाहती है सरकार। बहुत शुक्रिया। कहानी कुर्सी के में आज इतना ही। बहुत धन्यवाद अवधेश जी, आरती जी, समीर जी, विजय जी, बहुत धन्यवाद आपका।